हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12th जो कि हमारा है फिजिक्स के हम पूरी किताब के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये कई बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को इंडिया तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ है तो टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके 20 क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम किसी न किसी सेट में आपके ये जो है क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तभी आपको इस तरह के जो है वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि ये वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप जाएंगे तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है जो इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। इस तरह का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। कैसे? देखिए, देगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो आपको किस तरह लिखना है, देखिए जिस तरह हम लिखे हैं उसी तरह लिखिएगा। दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या? दो विपरीत आवेश। जैसे मान लीजिए, विपरीत आवेश का मतलब है प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस, ये विपरीत आवेश है। दो विपरीत आवेश हैं और एक आवेश का परिमाण, क्या? एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की जो अल्पतम दूरी होगी, क्या? एक आवेश का, यानी कि जो आपका क्यू होगा, ये आपका क्यू आपका जो है एक परिमाण है, और जो आपका ये प्लस और माइनस, ये आपका विपरीत प्रकृति यानी विपरीत प्रकृति आवेश है। ये आपका विपरीत प्रकृति, और ये जो आपका क्यू है ये आपका परिमाण है, तथा उनके बीच की दूरी जो है अल्पतम दूरी है 2l। इनके गुणनफल के क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको कहते हैं, यानी कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है का जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो देखिए, मात्रक इसका हो जाएगा, मात्रक लिखेंगे कूलम मीटर या डिवाई। कूलम मीटर या डिवाइस का मात्रक होता है। कूलम मीटर लिखेंगे या फिर आप डिवाई। देखिए, कभी काल आपका ये दिया रहता है ऑप्शन में, तो आपको इसको मारना रहता है, इसको आपको ट्रिक करना रहता है। तो आपको कूलम मीटर दिया रहेगा तो इस पर करेंगे ठीक। और बीमा क्या लिखेंगे? बीमा लिखेंगे एल टी है। क्या? एल टी है। और सूत्र इसका जो है मैंने बताया ना, जो है लंबाई और आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर 2QL हो जाएगा। 2L और गुणे Q, इसको हम लिखेंगे, इसका फार्मूला बनाएंगे तब बनेगा हमारा P बराबर, इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे 2QL, ये इसका फार्मूला बनेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं? क्या? आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं? मात्रक लिखिए, मात्रक भी लिखना है। आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है देख लेते हैं। तो क्या होता है देख लेते हैं। देखिए, किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की, आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यानी किसी चालक चादर पर प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि एरिया ए उपस्थित आवेश यानी कि क्यू की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इससे हम क्या करते हैं, ये सिग्मा कुछ इस तरह रहता है, सिग्मा, इसे सिग्मा कहते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान में ए, इसका फार्मूला। मात्रक लिख लीजिए, आवेश का मात्रक यानी कूलम का मात्रा, आवेश का मात्रक होता है कूलम, और एरिया यानी क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप जो है लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इसी तरह लिखना है। चलिए आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, आवेश का रेखीय घनत्व। क्या? रेखीय घनत्व किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। क्या? मात्रक लिखिए। तो रेखीय जो आपका आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है उसे देख लेते हैं। इसका मात्रक भी लिखना है। तो मैंने जो है दूसरा क्वेश्चन बताया, पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये था रेखीय घनत्व। तो इसको चलिए देखते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई यानी कि यल जो है उस पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होगी उसी को हम आवेश का जो है रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे देखिए लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये लैम्डा का जो है चिन्ह है, यानी कि ये इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है क्यू एल। क्या? लैम्डा बराबर होता है क्यू एल, ये इसका जो है फार्मूला है। मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर, इसका जो कि मात्रक हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा, ये मात्रक हो जाएगा। इसको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप सबको समझ में आ रहा है तो एक बार आप फिर से हम आपसे कह देते हैं, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंज बल क्या है? क्या? लॉरेंज बल क्या है? इसका सदिश रूप लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉरेंज बल, आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए उत्तर हो जाएगा,
जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्या? जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक क्या लगता है? बल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। इसका सदिश रूप किस प्रकार लिखेंगे? सदिश रूप इस तरह होगा, एफ पे वेक्टर और यह क्यू बी पे वेक्टर गुणे बी पे वेक्टर, ये इसका सदिश रूप है। इसको नोट्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, दिया है आपका समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। क्या? समविभव पृष्ठ की परिभाषा और विशेषता लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसकी विशेषताएं में जो है क्या लिखेंगे? पहला विशेषता लिखेंगे समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। दूसरा लिखेंगे समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। क्या? जो वैद्युत क्षेत्र हैं वह जो है इसके लंबवत होते हैं। किसके? जो समविभव पृष्ठ है वह वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तीसरा देखेंगे दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे से दूसरे को जो है नहीं काटते हैं। जो दो समविभव हैं उसके जो पृष्ठ हैं एक दूसरे को आपस में नहीं काटते हैं। ये आपका तीसरा जो है विशेषता इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6ठा को। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? क्या? एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा इसका नियम बताना है। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का म्यू नॉट, इसके हम म्यू नॉट से गुना होता है। क्या? म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि जो आपका समाकलन ये आपका वेक्टर बी डी एल, इसका जो बराबर में होगा म्यू नॉट आई, ये आई आपका धारा है। तो इस तरह आपको ये परिपथीय नियम है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रा लिखिए। क्या? स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा और मात्रा लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे इसका, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। क्या? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स जो है ग्रंथिकाओं के बराबर होता है जबकि कुंडली में जो एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला होगा यल बराबर ई अपान में डेल्टा आई अपान में डेल्टा टी, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा हेनरी। किसका मात्रक? स्वप्रेरण गुणांक का जो मात्रक होता है हेनरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। उसके बाद चलिए हम देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? क्या? वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? इनके गुण लिखिए। क्या? इनके गुण भी लिखना है और चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे ऐसे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्या? ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। गुण इसमें लिखिए, गुण 3 लिख लीजिए। गुण जो है इसका गुण क्या है? पहला है ये तरंगे प्रकाश की वेग से चलती हैं। कौन? जो आपके वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये प्रकाश की वेग से चलती हैं। दूसरा लिखेंगे ये जो है इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसके लिए? वैद्युत चुंबकीय तरंगे के लिए जो है संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा लिखेंगे जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वह जो है तरंगे त्वरित आवेशित जो कण होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। कौन? जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8वां, इसको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BBIMP है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है? लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए। क्या? लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र बताना है आपको। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सूत्र होता है x1 x2 बराबर में f1 f2, जहाँ पर x1 क्या है? प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है और x2 हमारा द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10वां के। तो क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है? क्या? दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर लिखेंगे, दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती
वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। यानी कि दूरदर्शी जो है उसके द्वारा दूर स्थित जो दो समीपवर्ती वस्तु होंगे उनके जो प्रतिबिंब होंगे उनको अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को क्या कहते हैं हम दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन क्षमता बराबर होता है 1 विभेदन सीमा, ये इसका फार्मूला होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। क्या? लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। बिंदु की द्वितीय फोकस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं लिखिए। क्या? परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लिखेंगे, परावर्ती दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है। क्या? परावर्ती दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है। दूसरा लिखेंगे, परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 13वें क्वेश्चन को। 13वां जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देहली आवृत्ति और कार्यफलन, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए उत्तर लिखेंगे, पहले हम देहली आवृत्ति को देखेंगे उसके बाद हम कार्यफलन को देखेंगे। तो देहली आवृत्ति क्या होता है? देखिए, किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके उसे हम क्या कहते हैं? हम देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे हम V0 से दर्शाते हैं। किसे? जो देहली आवृत्ति है इसे हम V0 से दर्शाते हैं। यानी कि किसी धातु की सतह पर जो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति हुई जो क्या है? उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? उत्सर्जन करती है, उसे हम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे हम क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? V0 से दर्शाते हैं, यानी V0 से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद चलिए हम कार्यफलन को देख लेते हैं। तो कार्यफलन क्या होता है उसे देख लेते हैं। तो कार्यफलन क्या है देख लीजिए, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। क्या? किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालने की आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। इसे हम W0 से दर्शाते हैं। क्या? इसे हम W0 से दर्शाते हैं, यानी W0 बराबर होता है HV0। क्या? HV0, जहाँ पर H हमारा क्या है? ये हमारा है प्लांक नियतांक। इसका मान कितना होता है? 6.6 × 10⁻34, इतना इसका मान होता है। किसका? प्लांक नियतांक का, इसको याद रखिएगा। उसके V0 हमारा क्या? ये हमारा देहली आवृत्ति है, इसको नोट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, नाभिकीय बल किसे कहते हैं? इनके गुण लिखिए। क्या? नाभिकीय बल क्या होते हैं उनके गुण लिखना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियानों यानी कि न्यूक्लिक आयन होते हैं, यानी P+N, इनको बांधे रखता है, उन्हें इसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। जैसा कि कोई नाभिक है, जो नाभिक है उसके भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लिक आयन होते हैं P+N, इन्हीं को क्या करता है? बांधे रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। ये आपका नाभिकीय बल हो गया। अब इसके गुण को देखते हैं। तो गुण में पहला लिखेंगे, इस गुण में पहला लिखेंगे इसके गुण क्या हैं। पहला लिखेंगे, ये बल आकर्षण बल होते हैं। क्या? जो नाभिकीय बल हैं ये आकर्षण बल होते हैं, आकर्षण बल। और ये दूसरा देखेंगे, ये बल जो होते हैं क्या? नाभिकीय बल जो हैं ये जो हैं अत्यंत तीव्र होते हैं। क्या? जो नाभिकीय बल हैं अत्यंत तीव्र होते हैं। तीसरा देखेंगे, ये बल लघु परिसर के होते हैं। क्या? जो नाभिकीय बल हैं ये लघु परिसर के होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 को। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी को समझ में आ गया, उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए 15वां देखते हैं क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है आपका हमारा, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? क्या? नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BIMP है। देखिए उत्तर हो जाएगा, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है
तो वह दो बराबर नाभिकों में टूटा जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या? जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की क्या होती है, बमबारी होती है, तो वह दो भागों में दो बराबर भागों में क्या होता है, टूट जाता नहीं, वह बट जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, इसको नोट्स करिए। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है पी प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता। क्या? पी प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता? BIMP है। तो उत्तर देखिए, जब शुद्ध सिलिकॉन 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, बोरान हो गया, जब इनको हम मिलाते हैं तो क्या होता है, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। यानी कि जब शुद्ध सिलिकॉन जैसे 3 संयोजकता वाले जो अपद्रव्य होते हैं, एल्यूमिनियम और बोरान, इनको जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो ये आपका पी प्रकार का अर्धचालक इस प्रकार बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कर लीजिए। उसके बाद चलिए एन प्रकार के अर्धचालक को कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता। क्या? एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्या होता है एन प्रकार का अर्धचालक, उसे देख लेते हैं। जब शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं, जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक, इनको जब मिलाते हैं तो क्या होता है, एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। जब हमें क्या होता है, जब शुद्ध सिलिकॉन में जब 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया आदि, इसको हम मिलाते हैं तो एन प्रकार का क्या बनता है, अर्धचालक बनता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कर लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका, द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। क्या? द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर हो जाएगा, किसी परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। क्या? वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इसके द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। इस अंतर को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान की क्षति कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कह रहा है किसी परमाणु के नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है, उसके नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉनों यानी न्यूक्लिक आयन जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों के जोड़ के क्या होता है, द्रव्यमान के यानी कि योग के क्या होता है, कुछ कम होता है। इनसे जो होता है योग से क्या होता है, कुछ कम होता है। इसी के अंतर को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला इसमें लिखिए जो कि है डेल एम बराबर डेल्टा एम बराबर जेड गुणे एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। ये है जहाँ पर आपका देखिए डेल्टा एम बराबर होता है द्रव्यमान क्षति। क्या? जहाँ पर आपका डेल्टा एम जो है द्रव्यमान क्षति है और एम पी आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान है और जेड आपका है प्रोटॉन की संख्या है, ए माइनस जेड जो है न्यूट्रॉन की संख्या है और एम एन जो है हमारा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह आपको तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, फोटो डायोड में पीएन संधि डायोड को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आपका देखिए क्या है, देखिए वो इसका उत्तर लिखेंगे, फोटो डायोड के निर्माण के लिए। क्या? फोटो डायोड के निर्माण के लिए एक पीएन संधि को एक कांच या प्लास्टिक के एक आवरण में, क्या आवरण में इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपर जो ऊपरी भाग होता है उस पर क्या प्रकाश सरलता से पहुंच सके। क्या? जो फोटो डायोड है उसके निर्माण के लिए क्या करते हैं, एक पीएन संधि को जो है एक कांच यानी कि जो आप कांच होता है या प्लास्टिक होता है उसके आवरण में जब इस प्रकार रखते हैं तो जो है संधि के ऊपरी भाग पर क्या होता है, प्रकाश जो है सरलता से पहुंच सके, इसलिए आपका ये फोटो डायोड का निर्माण होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो देखिए पूरे चैप्टर का ये 20वां क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय प्रत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिन्नति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर लिखेंगे, पश्च अभिन्नति की स्थिति में अवक्षय प्रत की मोटाई ज़्यादा हो जाती है तथा विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है। क्या? जब पश्च अभिन्नति की स्थिति में जब अवक्षय परत की मोटाई जब ज़्यादा हो जाती है तो जो विभव प्राचीर होता है उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 20। तो ये थे टोटल आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछे गए हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आपको जो है
टेलीग्राम चैनल पर PDF प्रोवाइड हो जाएगा कल तक, तो इसको नोट्स कर लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।